भारत के उन सभी कर्मचारियों को आपके अपने YouTube चैनल बिना एकेडमी ऑफिशियल पे बहुत बहुत स्वागत है कि जो लोग जो भी 1 अप्रैल 2025 से यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि एनपीएस जो है अब एनपीएस से यूपीएस में ट्रांसफर होना है 1 अप्रैल 2025 से। तो मैं इस पे यूपीएस पे कंप्लीट मैं सारी वीडियो बना चुका हूँ, आपको और भी बहुत सारी वीडियो बना चुका हूँ। अब जो आपको मार्गदर्शिका यानी गाइडलाइंस जो आए हैं कि यूपीएस में ट्रांसफर होने के लिए जो ड्राफ्ट तैयार किया गया है कि उस ड्राफ्ट में क्या रूल है, क्या कैसे ट्रांसफर होंगे, कौन सी फॉर्म अप्लाई करेंगे, क्या सुविधाएं मिलेंगी। तो मैंने कल ही इस पे एक वीडियो में डाला हुआ था यूट्यूब पे, आपने उस चीज़ को देखा होगा कि उसमें टोटल 13 चैप्टर थे। तो टोटल 13 चैप्टर को एक साथ वीडियो बना पाना कहीं ना कहीं बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, जिसके कारण मैंने एक एक चैप्टर वाइज मैं आपको वीडियो बना रहा हूँ कि आपको प्रत्येक चैप्टर, तो आज चैप्टर 1 की शुरुआत है। तो आज के इस नए सेशन में हम लोग देखेंगे कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम का चैप्टर 1 जो वीडियो है, इस चैप्टर 1 में जो दिया गया है टोटल, चूंकि यूनिफाइड पेंशन स्कीम की जो मार्गदर्शन गाइडलाइन आया है 75 पेज में, उस 75 पेज में टोटल जो है 13 चैप्टर दिया गया है। तो उसमें पहला चैप्टर जो है वो है प्रारंभिक यानी प्रिलिमिनरी, जिसमें यूनिफाइड पेंशन स्कीम के नाम और डिफिनीशन की चर्चा की गई है। तो आइए हम देरी ना करते हुए हम शुरुआत करते हैं कि चैप्टर 1 में क्या बताया गया है। और हमारी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने से ही हमको एनर्जी आती है, और एनर्जी आएगी तो आपके पास ऐसी ऐसी चीज़ों लेकर के आएंगे। तो आइए हम देखते हैं कि सबसे पहले क्या है चैप्टर 1 में। इसका नाम दिया गया है चैप्टर 1 का प्रिलिमिनरी यानी प्रारंभिक दिया गया है नाम। इसमें क्या दिया गया है कि इसमें जो डिफिनीशंस के बारे में बताया गया है, देखेंगे कि इस जो आपने यूपीएस जो आया है, इस यूपीएस का संक्षिप्त नाम या प्रारंभ क्या होगा, यानी कैसे शुरुआत किया जाएगा, यही चीजें इसमें दिया गया। देखेंगे कह रहा है कि इन विनियमों को पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी यूनिफाइड पेंशन स्कीम रेगुलेशंस 2025 कहा जाएगा। यानी इस यूपीएस का में क्या नाम दिया गया है। तो पहला देखिए, जो भी चूंकि 75 पेज दिया गया तो वो सभी के सभी इंग्लिश में था, मैंने उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके जो आपके पास तक पहुंचाया कि हर व्यक्ति को वहां तक पहुंच समझ में आ जाए, क्योंकि भारत जो है, हिंदुस्तान जो है वो हिंदी का देश है। तो आपको कहीं ना कहीं इसमें चीज़ों को हिंदी में समझना ज़्यादा जरूरी है कि इन चीज़ों को समझ में आए कि इन विनियमों को, यानी जो भी नियम होंगे यूपीएस को, उसको पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी जाना जाएगा। यानी इसको कहा जाएगा, देखिए देखिए पी एफ जो है PFRDA, देखेंगे PFRDA यानी पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी यूनिफाइड पेंशन स्कीम रेगुलेशंस 2025 कहा जाएगा। यानी 2025 में ये आया है। कह रहा है कि इन विनियमों का उद्देश्य, दूसरा पॉइंट है कि इन जो नियम जो है ये का उद्देश्य जो है, वित्त मंत्रालय में केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचना संख्या FX 1/3/2024 PR दिनांक 24 जनवरी 2025 के तहत अधिसूचित यूनिफाइड पेंशन स्कीम को क्रियान्वित करने के लिए रूपरेखा निर्धारित करना तथा इस योजना के कार्यान्वयन में शामिल मध्यस्थों और केंद्रीय सरकार के ऐसे कार्यालयों के दायित्वों और भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को परिभाषित करना तथा उसे संबंधित या उसके अनुषंगिक विषयों का निर्धारण करना। यानी इसमें सीधे सीधे इसमें यह कहा गया है दूसरा पॉइंट में कि इसमें जो है इस नियम को जो उद्देश्य जो है, वित्त मंत्रालय के केंद्रीय सरकार द्वारा जो अधिसूचना संख्या है, ये जिसमें क्या क्या नियम होंगे, इसकी रूपरेखा कैसी होगी, इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, इसमें कौन कौन से डिपार्टमेंट इसमें भाग लगेगा, मीडिएटर के रूप में सरकार और कौन कौन से डिपार्टमेंट होंगे, उनकी क्या दिशा होगी, उनके कार्य करने की तरीके क्या होंगे, उनके लिए क्या क्या गाइडलाइंस है, उस सारी चीज़ों को तय किया जाएगा। ये नियम है। दूसरा तीसरा पॉइंट है कि ये विनियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू हो। यानी ये जो ड्राफ्ट जो है, ये जो नियम है अभी राजपत्र में लागू नहीं, राजपत्र के द्वारा नहीं आया है, तो ये अभी सिर्फ ड्राफ्ट है। तो ड्राफ्ट में जब तभी से लागू हो पाएगा जिस दिन आपको राजपत्र में गजट में आ जाएगा, उस दिन से ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा।
दूसरा है, अब इसमें कुछ परिभाषाएं दी गई हैं। जब भी कोई नियम बनता है, जब भी कोई गाइडलाइंस आती है, तो उस गाइडलाइंस में जो महत्वपूर्ण शब्दावली होती है, जो महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं, उस वर्ड्स को परिभाषित किया जाएगा। कि ऐसा नहीं कि उस वर्ड्स का परिभाषा आम जनता जो है कुछ और समझे और यहाँ पे गाइडलाइन में उसको अलग चीज़ें बताया जाए। तो इसीलिए पहले बता दें कि जो महत्वपूर्ण, जो इंपॉर्टेंट जो वर्ड्स हैं, जो शब्दावली हैं, उसके बारे में क्या क्या है, उसकी परिभाषा क्या है। तो सबसे पहला है कि अधिनियम से क्या मतलब है। तो अधिनियम से मतलब वही है कि अधिनियम से पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम 2013 2013 से अभिप्रेत है। यानी जब भी इसमें वर्ड्स अधिनियम आएगा तो किस अधिनियम की बात आएगी, 2013 वाली अधिनियम। अब इसमें ऑथोरिटी यानी प्राधिकरण की बात आएगी। तो प्राधिकरण क्या होगा, जब भी प्राधिकरण के इस पूरे 75 पेज में जब भी ऑथोरिटी यानी प्राधिकरण की बात आएगी तो प्राधिकरण का मतलब ही होगा कि पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम 2013 की धारा 3 की उपधारा 1 के अधीन स्थापित पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण से अभिप्रेत है, यानी वो चीज आएगी। क्लियर। इसमें दो प्राधिकरण, इसमें क्या क्या आया कि पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण, ये विकास प्राधिकरण, यही आपका प्राधिकरण से मतलब है। सुनिश्चित भुगतान से तात्पर्य क्या है, तीसरा पॉइंट में कि यूपीएस, जो भी यूपीएस एनपीएस से जो लोग यूपीएस में जाएंगे या जिनकी भी 1 अप्रैल 2025 के बाद नई बहाली होगी, जो नई ज्वाइनिंग होगी, अगर वो सीधे यूपीएस में जाएंगे, उन सभी को कहा जाएगा यूपीएस का कस्टमर को जीवन भर के लिए और उसके बाद उसके कानूनी रूप से विवाहित जीवन साथी को जीवन भर के लिए देय राशि से है, ऐसे अनुपात में और ऐसे तरीके से जैसे कि उन विनियमों को तहत निर्दिष्ट किया गया है। यानी वैसे कस्टमर जो इसमें आपको यूपीएस में चले गए हैं, यूपीएस में चले गए हैं, और अगर उनके नहीं रहने पर जो है, उनके नहीं रहने पर जो उनकी स्पाउस होगी, उनकी जो पत्नी होंगी या पति होंगे, जो आपके जो पेंशन जो है आपको 50% जो चूंकि जो एम्प्लॉय लेते हैं, जब उनके डेथ करने के बाद जितने भी पेंशन होते हैं उनके 60% जो उनके स्पाउस को मिलता है, तो उससे सुनिश्चित भुगतान उनसे रिलेटेड है। अगला है, इसमें 3 प्रकार के, चूंकि मैं जब भी वीडियो बनाया होगा तो मैंने बताया कि इसमें 3 प्रकार के कॉर्पस की बात की गई है। पहला है बेंचमार्क कॉर्पस, दूसरा है इंडिविजुअल कॉर्पस और तीसरा है पूल कॉर्पस। तो बेंचमार्क कॉर्पस क्या होता है जरा देखेंगे। बेंचमार्क कॉर्पस से तात्पर्य प्राधिकरण द्वारा, यानी जो भी अथॉरिटी होगी द्वारा निर्धारित कॉर्पस मूल्य से है, जो निम्नलिखित मान्यताओं के आधार पर व्यक्तिगत कॉर्पस के साथ तुलना के लिए गणना की जाती है। यानी बेंचमार्क कॉर्पस के बारे में पहले भी मैंने समझा, हमारी प्रीवियस वीडियो जो प्लेलिस्ट में जाएंगी, यूनिफाइड पेंशन स्कीम के नाम से ऑलरेडी एक प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट में जब आप जाएंगे तो वहाँ चीज़ों को बेंचमार्क कॉर्पस की एक अलग ही वीडियो बना हुआ है कि बेंचमार्क कॉर्पस क्या होता है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम में इंडिविजुअल कॉर्पस क्या होता है, पूल कॉर्पस, सारी उस पर वीडियो बनाया जा चुका है, आप उसको जा करके देख लीजिएगा, वहाँ पर सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। अगला पॉइंट है कि इसमें क्या कहते हैं, विनियम 11 के उप विनियम और 1 और 2 के तहत निर्दिष्ट जो है सेवा के प्रत्येक महीने के लिए नियोक्ता और कर्मचारी दोनों के लिए अंशदान की नियमित और समय पर प्राप्ति। ये किस पे डिपेंड करेगा कि जब भी कोई जो आपको नियोक्ता, जो सरकार के जो आप चूंकि जितने भी होगी आपके सैलरी से एक नियम क्या गया है कि आपकी सैलरी से 10% उसमें डिडक्शन होगा और 14% जो है गवर्नमेंट जमा करेगी अपने फंड से। तो अगर समय समय पे सैलरी आती है, समय समय पर डिडक्शन होकर के यूपीएस में जमा होता है, उससे ये रिलेटेड है। अगला है अंशदान का डिफॉल्ट पैटर्न में निवेश किया जाना। कह रहा है कि डिफॉल्ट पैटर्न में अगर आप अपने से कुछ चुनते हैं, अपनी कौन सी कंपनी में जाएगा तो उस पर नहीं, डिफॉल्ट पैटर्न में जाना होगा, तभी बेंचमार्क कॉर्पस तय किया जाएगा। संचय चरण के दौरान कोई भी आंशिक निकासी नहीं होगी, यानी आंशिक निकासी बीच में नहीं होगा, तभी बेंचमार्क कॉर्पस तय होगा। बशर्ते कि किसी भी अवधि के लिए किसी अंशदान में के छूट जाने की स्थिति में गणना के प्रयोजनार्थ तत्काल पूर्ववर्ती माह में प्राप्त अंशदान पर विचार किया जाएगा। अगर किसी महीने में किसी भी वजह से आपका अंशदान छूट जाता है तो उसका कैसे तय किया जाएगा, जो पूर्ववर्ती महीना में जो चीज़ है वहाँ से तय किया जाएगा। चलिए अगला पॉइंट है अस्पष्टीकरण। बेंचमार्क कॉर्पस की गणना के प्रयोजन के लिए कॉर्पस का मूल्य प्राधिकरण द्वारा प्रत्येक माह के लिए घोषित शुद्ध परिसंपत्ति मूल्य और बेंचमार्क कॉर्पस में संगत इकाइयों पर आधारित होगा। ये किस पे आधारित होगा,
कह रहा है कि प्रत्येक माह के लिए घोषित शुद्ध परिसंपत्ति मूल्य, यानी प्रत्येक माह में कितनी सैलरी आपकी आने वाली होगी, आपकी कितनी आनी चाहिए, उस पर डिपेंड। क्योंकि बेंचमार्क कॉर्पस मैंने बताया ही था कि मान लीजिए कि अगर आपकी सैलरी अगर 25 साल तक के लिए, तो एक सरकार डिफाइन कर लेगी कि 25 साल में आपके एक, मान लीजिए कि मैंने वहाँ पे बताया भी था, मान लीजिए कि एक प्रकार के ये है और एक ये है और एक ये है, समझने के बाद मान लीजिए कि 25 साल तक नौकरी है। जैसे आप दिमाग क्या सोचते होंगे कि हमारी नौकरी 25 साल है और अभी सैलरी मान लीजिए इतना है, तो आप कैसे सोचते हैं कि रिटायरमेंट के समय हमारी इतनी जो है सैलरी होगी। आप तय करते हैं कि हम पूरे साल में इतना पैसा कमा पाएंगे, पूरी आज जीवन भर नौकरी करने के बाद हम इतनी पैसा कमा पाएंगे। तो उसी तरह से यूपीएस जो है ये सोचेगी कि आप पूरे 25 साल नौकरी के दौरान अगर पूरा समय से अगर पैसा जमा कर कीजिएगा यूपीएस में, यानी आपका अंशदान जब कटेगा तो टोटल इतना पैसा इस अकाउंट में जमा होगा। वो इमेजिन करेगी, वो चीज़ों कैलकुलेशन करके उसको कर लेगी, तो उसको कहते हैं बीसी यानी बेंचमार्क कॉर्पस। और एक होता है आईसी, ठीक है। मान लीजिए कि इतनी चीजें सोची गई कि इतने अचानक मान लीजिए कि 25 साल नौकरी ना करके आप 20 साल में कोई इंसिडेंट हो जाता है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, या किसी वजह से आप सस्पेंड हो जाते हैं, आपके इसकी सैलरी नहीं बन पाती, नहीं बनेगी तो कंफर्म है कि आपकी यूपीएस में अंशदान भी नहीं जाएगी, जो कंट्रीब्यूशन होते हैं। तो मान लीजिए कि इसमें मान लीजिए कि आपको जमा कितना होना चाहिए था, 50 लाख रुपये सरकार ने अनुमान लगाया था, लेकिन इसमें आपका जमा कितना हुआ, मान लीजिए कि 45 लाख रुपये। तो जो जमा होगा एक्चुअल उसको बोलेंगे इंडिविजुअल कॉर्पस, और जितना सरकार सोची रहेगी आपका कैलकुलेशन आएगा वो आएगा बेंचमार्क कॉर्पस। इस पे मैंने कंप्लीट एक बड़ा वीडियो बना रखा है, उसको जाकर के आप देख सकते हैं। अगला है डिफॉल्ट पैटर्न से तात्पर्य जो है प्राधिकरण द्वारा व्यक्तिगत कोष में संबंध में निर्धारित पेंशन निधि और निवेश पैटर्न से। अगला है कार्यालय प्रमुख का तात्पर्य केंद्र सरकार द्वारा जारी वित्तीय शक्तियों के प्रत्यानियोजन नियम 2024 के अंतर्गत परिभाषित राजपत्रित अधिकारी से है, और इसमें ऐसा अन्य प्राधिकारी या व्यक्ति शामिल है जिसे सक्षम प्राधिकारी आदेश द्वारा कार्यालय प्रमुख के रूप में जो निर्दिष्ट करना है। तो कार्यालय प्रमुख का मतलब है व्यक्ति से, यहाँ पे क्या बोल रहा है, किसी अंतर्गत परिभाषित राजपत्रित अधिकारी से, किससे, अधिकारी से। आप यहाँ कार्यालय प्रमुख वही होगा जिसपे पीएफआरडीए जो है तय करेगी कि टोटल यूपीएस का कामकाज ये ऑफिस देखेगी, तो उस ऑफिस के जो भी गजेटेड ऑफिसर होंगे, राजपत्रित अधिकारी होंगे, वही कार्यालय प्रमुख होंगे। चलिए अगला देखते हैं कि व्यक्तिगत कोष से तात्पर्य यूपीएस ग्राहक के अस्थायी स्वनिवृत्ति खाता संख्या। व्यक्तिगत कोष देखेंगे से तात्पर्य यूपीएस ग्राहक के अस्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या यानी प्रान नंबर में से संचित राशि से है। अगला है कानूनी रूप से विवाहित पति, यानी इंडिविजुअल कोर्सन में है कि जो आपके प्राण के द्वारा जितना भी सरकार का अंशदान आपका अंशदान जमा होगा उससे। कानूनी रूप से विवाहित पति पत्नी का तात्पर्य यूपीएस ग्राहक के पति पत्नी से है जिसका नाम सेवानिवृत्ति और स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति या मौलिक नियम 56 के तहत सेवानिवृत्ति जिसे केंद्रीय के रूप में रिकॉर्ड में दे। देखिए इसमें क्या होगा कि जब भी आप सेवानिवृत्त होंगे, रिटायर होंगे, उससे पहले जो है जिस व्यक्ति के, जिस औरत का और लीगली रूप से, कानूनी रूप से आप अपनी पत्नी यानी या पति मानेंगे, वही उससे संबंधित है, विवाहित पति। अगला है पूल कॉर्पस। पूल कॉर्पस का अर्थ है केंद्र सरकार द्वारा गठित एक निधि है जिसमें अतिरिक्त केंद्र सरकार का अंशदान और वित्त मंत्रालय की अधिक। देखिए पूल कॉर्पस के बारे में मैंने समझा ही दिया था, पूल कॉर्पस में जाके उस वीडियो में देख लेंगे कि चूंकि गवर्नमेंट जो है टोटल 18% अंशदान देने जा रही है। एनपीएस में कितना था, 14%, इसमें कितना है 18%। तो 18 को दो भागे में बांट रही है, एक 14% में और एक 4% में, एक सॉरी 18% जमा कर रही है। तो उसमें से क्या है कि उसमें जा करके देख लीजिएगा, तो उसमें जो है इसमें कंप्लीट जो है 10%, 10 और 8% है। तो 10% जो है इंडिविजुअल कॉर्पस में आपको जमा करेगी और 8% जो है वो किस में जमा करेगी, आपका पूल कॉर्पस में, जो कि आपका आने वाला पेंशन फंड या रिटायरमेंट फंड में कवर करेगा। जो इसमें कह रहा है कि अहरक सरकारी सेवा से किसी कर्मचारी की सेवा की ऐसी अवधि से पर जो उस कार्यालय प्रमुख द्वारा निर्धारित की जाती है जहां यूपीएस उपभोक्ता का कार्यरत है। कह रहे कि जो भी इन सर्विस की बात है कि ये तय किया जाता है कि आपकी टोटल सर्विस कितनी दोनों, यानी रिटायरमेंट आपकी मान लीजिए 32 साल की उम्र में नौकरी ज्वाइन करते हैं, 60 साल की उम्र में रिटायर होते हैं, तो आपकी टोटल कितनी हुई, 28 साल नौकरी करना है। कि 62 साल रिटायरमेंट है तो आपने कितनी किया, आपने 30 साल नौकरी किया, तो उसी से रिलेटेड है। अनुसूची से इन विनियमों से संलग्न सूची और अभिप्रेत है। चलिए अगला देखते हैं
अगला है कि यूपीएस भुगतान आदेश का अर्थ है, देखिए अभी और है इसमें, हाँ बिल्कुल अभी 3 पेज और है, मैं आपको चीजों को समझाता हूँ। यूपीएस भुगतान आदेश का अर्थ है कि वेतन और लेखा अधिकारी द्वारा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली ट्रस्ट को जारी किया गया निर्देश, जिसमें केंद्रीय रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी यूपीएस ग्राहक को जानकारी दी जाती है, जिसमें यूपीएस ग्राहक की ऐसी व्यक्तिगत जानकारी शामिल होती है जिसमें उसके कानूनी रूप से विवाहित पति या पत्नी का विवरण, कार्यालय प्रमुख द्वारा निर्धारित जो है अर्ह सेवा की अवधि, सेवानिवृत्ति एवं स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति या मौलिक नियम 56 के तहत सेवानिवृत्ति, जिसे केंद्रीय सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण और अपील विनियम 1965 के तहत दंड के रूप में नहीं माना जाता है। जैसा भी लागू हो, इनके तहत भी निर्दिष्ट एकीकृत पेंशन योजना के तहत लागू लाभों का विवरण प्रदान करना शामिल है। नियम जैसे एक मुश्त भुगतान, एक मुश्त भुगतान का मतलब क्या है, जो अंतिम में रिटायर जब इंसान होता है तो उस रिटायरमेंट के बाद जो आपका कंप्लीट एक फंड मिलता है, जो रिटायर का पैसा मिलता है, उसको रिटायर एक मुश्त भुगतान बोलते हैं। उसके बाद जो है आपका जो पैसा ये कि होता है पेंशन है, कि जो आप रिटायर होंगे तो उसमें 25 साल की नौकरी अगर आपने कर लिया है तो आपको 50% अंतिम वेतन का 50% जो है आपको क्या मिलेगा, पेंशन मिलेगा। तो उसी चीज़ों के बारे में ये बोला गया है। अगला है इन विनियमों के प्रायोजन के लिए यूपीएस अभिदाता से तात्पर्य ऐसे केंद्रीय सरकारी कर्मचारी से होगा जो इन विनियमों के अनुसार एकीकृत पेंशन योजना का विकल्प चुनता है। देखिए यूपीएस अभिदाता उसी को बोलेंगे जो क्या करेंगे कि यूपीएस में अपना ज्वाइन करेंगे, यूपीएस को कंप्लीटली तरह से ज्वाइन करेंगे, वही लोग क्या हो यूपीएस के कस्टमर कहलाएंगे, जो लोग स्वीकृत करते हैं। अगर नहीं करते हैं तो अगर एनपीएस में है तो एनपीएस में ही रहेंगे, उनको कोई बाध्यकारी नहीं है कि आप एनपीएस यूपीएस में जाए। लेकिन अगर एनपीएस से जो व्यक्ति यूपीएस में जाता है वो कंप्लीटली एक बार जाने के बाद दोबारा रिटर्न नहीं आ सकता। तो चैप्टर 1 में यही सारी चीज़ें था। हमारे टेलीग्राम चैनल बीना एकेडमी ऑफिशियल, मेरे टेलीग्राम चैनल बीना एकेडमी ऑफिशियल को ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उसमें इसके टोटल पीडीएफ मिलेगा। आप वहाँ से इस पीडीएफ को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, वहाँ पीडीएफ उस चीज़ों को दिया जाएगा। इसी तरह से टोटल चैप्टर ये फर्स्ट था, इसी तरह टोटल चैप्टर हम 13 है, जिसमें 12 चैप्टर की वीडियो बहुत जल्द आएगी एक एक करके, और आप उस चीज़ को देखेंगे समझेंगे, क्योंकि 1 अप्रैल 2025 से इंप्लीमेंट होने वाला, उसके पहले तक आपकी कंप्लीट ड्राफ्ट की वीडियो आ जाएगी और वहाँ पे आप समझ करके फैसला लेंगे कि एनपीएस यूपीएस में जाना है या नहीं। चलिए आज की इस वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू।